मैं विकास भारती आज आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 की यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 बेसिकली हमारी कवर करेगी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स के टॉपिक को। पार्टनरशिप, इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ध्यान से वो सुनो। हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में पाए जाने वाले कॉन्टेंट्स। फिर हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में अगर फिर हम बात करेंगे अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के थ्रू पार्टनरशिप डीड को मेंटेन नहीं किया गया तो उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट हम पार्टनरशिप का अल्टरनेटिव जो होता है वो होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको कवर करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो आपके पार्टनरशिप की डिमेरिट्स होती हैं उन डिमेरिट्स को कवर अप करने के लिए आपका एलएलपी एक्ट 2008 लाया गया है। पार्टनरशिप की जो डिमेरिट्स होंगी स्टूडेंट्स वो एलएलपी की मेरिट्स होगी, और जो एलएलपी की मेरिट्स होगी वो पार्टनरशिप की मेरिट्स होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, उसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और लास्ट में हम कैपिटल लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, और हाउ मेनी काइंड्स आर कैपिटल एंड हाउ मेनी काइंड्स आर कैपिटल and how many kinds are capital and how many kinds are capital are there and how many kinds of capital are there। और लास्ट में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जनरली इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करते रहिए जिससे आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब से आपका सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है और जब से आपका पार्टनरशिप अकाउंट का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल पोर्शन में यहाँ पे डाला गया है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपके पेपर में जनरली पूछा जाता है। तो सर आपने ये थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर क्यों लिखा है? थ्योरेटिकल पार्ट लिखने के पीछे मेरा मेन मोटिव है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। जब तक आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें विदाउट रट्टाफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, विदाउट रट्टाफिकेशन हमें एक प्रोफेशनल बनना है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? दैट्स व्हाई हम पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं। इसका क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में मैक्सिमम 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो मोस्ट ऑफ टाइम्स आईसीएआई पूछता भी है। और 20 मार्क्स का अगर आपके पेपर में नहीं आया देन 10 मार्क्स की विकास भारती आपसे कमिटमेंट करता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में 180% डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा से ही जब से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है आपके पेपर में पूछा जाने लग रहा है। इट मीन्स आप ये मान के चलिए मिनिमम ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो 10 मार्क्स का, और मैक्सिमम ये जो चैप्टर होगा आपका 20 मार्क्स को कवर अप करने वाला है। तो आप इसकी वेटेज को मे भी समझ चुके हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकूं, जिससे मैं आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक क्लियर करवा सकूं। तो देखिए स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है? जनरली स्टूडेंट्स दो टाइप के बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं आपके सराउंडिंग। एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर, लाइक एनजीओ, लाइक चैरिटेबल कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई टेंपल हो गया, कोई गुरुद्वारे हो गए, ठीक है। तो सर वो इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं? उनकी इनकम के सोर्स होते हैं बेटा गवर्नमेंट ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशंस, वो उनकी इनकम के सोर्स होते हैं। बट हम अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रखें तो उसको छोड़ के आपके सराउंडिंग जितने भी बिजनेसेस देखने को मिलते हैं वो सभी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लाइक आपने पढ़ा सोल ट्रेड +1 कॉमर्स में, आपने पढ़ा +2 में आपकी पार्टनरशिप अकाउंट पूरी की पूरी बुक थी, एंड +1 कॉमर्स में आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा स्टूडेंट्स। और एक आपने पढ़ा कंपनीज अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड एंड कंपनीज अकाउंट। इन तीनों के बारे में जिनको आपने जनरली सुना है मैं उन्हीं की बातचीत करता हूँ। सोल ट्रेडर कौन? सोल ट्रेडर
सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल ट्रेडर से। सोल ट्रेडर कौन होता है? सोल ट्रेडर जनरली जो बिजनेस को रन करता है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जनरली जो सोल ट्रेडर के बेटा जो जनरली बेटा जनरली जो सोल ट्रेडर के थ्रू बिजनेस को चलाया जाता है उस बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और वहां पर क्या होता है उसको हिंदी में, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एकांक की व्यवसाय। इट मीन्स जिस बिजनेस में एक इंडिविजुअल पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, रिस्क टेक करेगा और उसकी लायबिलिटी जनरली क्या पाई जाएंगी? अनलिमिटेड। इट मीन्स कल की डेट में अगर बिजनेस को कोई भी लॉस हुआ तो वो सारा का सारा लॉस उसी पर्सन का होगा जो अकेला उस बिजनेस को चलाने लग रहा था। अगर प्रॉफिट उसका है तो लॉस भी उसका होगा। इट मीन्स उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इन फ्यूचर अगर उसके बिजनेस को कोई लॉस हो जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच कर भी उसे अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये होता है सोल ट्रेड। बट सोल ट्रेड के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं कंपनीज अकाउंट, क्योंकि कंपनीज के बारे में आपका अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है। हम वहाँ पर इससे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा कॉन्सेंट्रेट होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का मतलब जनरली जहाँ पर किसी भी बिजनेस में, बेटा पार्टनरशिप का मतलब होता है हम जनरली में हमें इस चैप्टर में कंसंट्रेट करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि मुझे 20 मार्क्स या मिनिमम 10 मार्क्स का भी अगर मेरे पेपर में क्वेश्चन आए मुझे किसी भी हाल में वो लेने ही लेने हैं और आपको भी लेने हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? सुनो, पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन, मैक्सिमम इसकी लिमिट रखी गई है 50। आपको बता दूं बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पार्टनरशिप को कवर करता है। इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो आप किस में पढ़ोगे? आपके कंपनीज लॉ में। वो आप किस में पढ़ोगे? अपने लॉ में, जो आपको उसके बारे में आपने अपने लॉ में पढ़ भी लिया होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जनरली आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट था। उसको तोड़कर उसके ओवरलोड को कम करने के लिए स्टूडेंट्स आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को बनाया। और इंडियन पार्टनरशिप 19 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस को सेपरेटली वहां पे डाल दिया गया। 1 अक्टूबर 1932 को इसको लागू किया गया था और सभी के सभी प्रोविजंस को इनिशिएट किया गया था। आफ्टर दैट ये आपकी नजर में आया है। समझ रहे हैं? कंपनीज एक्ट स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी भी पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। ये रिस्ट्रिक्शंस किसने लगाई है? कंपनीज एक्ट 2013 ने। कंपनीज एक्ट 2013 हमें बोलता है कि आपका पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है वो 50 हो सकती है। और एक तरह से उनकी बात सही भी है। वो बोलते थे कि अगर पार्टनर्स की लिमिट बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर 2000, 3000, 4000 पार्टनर्स भी पार्टनरशिप को चलाएंगे तो इससे कभी कंपनी का ना तो फॉर्मेशन हो पाएगा और ना ही कंपनी लोगों की नजर में आ पाएगी। दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट को लेकर। और कंपनीज एक्ट ही हमें यह बोलता है कि आपके पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 50। मिनिमम पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितने हैं? 2। और मैक्सिमम कितने हैं स्टूडेंट्स? 50। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये होता है। अब मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जहां पर मिनिमम 2 और मोर पर्सन मिलकर किसी भी बिजनेस को इनिशिएट, किसी भी बिजनेस को, तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्या, तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ? जहां पर 2 और मोर पर्संस मिलकर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी लायबिलिटी जनरली क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। वो बिजनेस में रिस्क लेंगे और प्रॉफिट किस, और रिस्क लेने का जो, और रिस्क लेने का मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट्स अर्न करना। क्योंकि कभी भी कोई पर्सन लॉसेज को
क्योंकि कभी भी किसी पर्सन का जो मेन मोटिव होता है वो लॉसेज जनरेट करने का नहीं होता। वो हमेशा जब भी किसी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स मेरी बात को? तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of business। देखिए क्या लिखा, प्रॉफिट। हालांकि हमें पार्टनरशिप में लॉसेज भी होती है, हालांकि हमें पार्टनरशिप फर्म में लॉसेज भी होते हैं, बट मेरी मेन इंटेंशन प्रॉफिट जनरेट करने की है रादर देन लॉसेज। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, पार्टनरशिप जनरली एक रिलेशनशिप होता है। अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं ना, तो इसको खोलोगे कैसे? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ, तो आप इसे खोलेंगे कैसे? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब जो किसी भी फर्म में, किसी भी अंडरटेकिंग में एग्जिस्ट करते हैं, समाते हैं, उसके अंदर, इट मीन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। पार्टनर्स के बिटवीन उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी एग्रीमेंट्स बनाए गए थे, उन एग्रीमेंट्स का जो कंक्लूजन निकलता है, उनका जो फाइनल रिजल्ट होता है, उसे आप जनरली पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं। तो क्या बोलता है वो? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जनरली पार्टनर्स के बिटवीन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो रिलेशनशिप सेट हुए हैं और उसके थ्रू उन पार्टनर्स ने आपका एक एग्रीमेंट किया और उसके थ्रू वो जो प्रॉफिट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने मिलकर हैंडशेक करते हैं, क्या करने के लिए? किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। और उस बिजनेस को या तो सभी पार्टनर मिलकर या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी एक एक्टिव पार्टनर रन करता है। बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वो देखिए, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स बिजनेस को या तो सभी पार्टनर मिलकर चलाते हैं या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पार्टनर रन करता है। बेटा इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं आपको दो पार्टनर्स की बात करूंगा। वैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत हैं, बट हमारे टॉपिक को दो ही पार्टनर कवर करेंगे। वो क्या होता है? टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्टूडेंट, एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, प्लस में उसे बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होती है। इट मीन्स वो बिजनेस को कंडक्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने का और बिजनेस से रिलेटेड सभी के सभी रेलिवेंट डिसीजन लेने का उसको राइट होता है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर होता है एक अनपढ़ गवार, वो पर्सन जो जनरली या तो नॉन एक्टिव है या जनरली वो, बेटा स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है नॉन एक्टिव। इट मीन्स जो जनरली बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना तो पसंद करता है, बट बिजनेस की जो रनिंग कंसर्न होती है, बट जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो कोई इन्वॉल्वमेंट रखना पसंद नहीं करता। मे बी उसका अनदर कोई बिजनेस है, मे बी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई और रीजन हो सकता है। दैट्स वाई वो जनरली पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पसंद करता है। तो यहाँ पर यही इसकी सबसे बड़ी फीचर भी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स यही इसकी सबसे बड़ी फीचर भी है। लास्ट फीचर देखिए, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स बिजनेस को या तो सभी पार्टनर मिलकर, अगर उन्हें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एक्टिव पार्टनर रन करने वाला है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो। क्लियर है? ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी फीचर्स को लेकर बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट फीचर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। बेटा मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स। बेटा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मीन जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी एग्रीमेंट्स किए गए होंगे, उन एग्रीमेंट्स का जो फाइनल कंक्लूजन है वही तो पार्टनरशिप है। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप है तो एग्रीमेंट्स है, और एग्रीमेंट्स है तो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप अगर आपको चलानी है तो एग्रीमेंट्स का एग्जिस्ट करना मैटर करता है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बेटा आप यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हो और मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा बिजनेस आप रन कर रहे हो, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, यार ये तो हमने सोचा ही नहीं
कि हम कौन सा बिजनेस करने लग रहे हैं। तो पार्टनरशिप अगर आपको चलानी है तो कोई ना कोई बिजनेस तो आपको रखना पड़ेगा। और जनरली दो टाइप के बिजनेस मेरे अराउंड में को और जनरली दो टाइप के बिजनेस मेरे सराउंडिंग मुझे देखने को मिलते हैं, वो आपको भी दिखते हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है जहां पर मैं बने बनाए माल को मार्केट में बेचने का काम करता हूँ। लाइक इस मार्कर को, अगर मैं इस मार्कर को इसके प्रोड्यूसर से खरीद के बने बनाए मार्केट को कस्टमर्स को बेचता हूँ, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस का पार्ट है। और और सेकंड वन बिजनेस होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर मैं इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके ये मार्कर मेंटेन करूंगा, रॉ मटेरियल को मार्कर में कन्वर्ट करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं रॉ मटेरियल को लेके आऊंगा और मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। तो इट मींस वट एवर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप को स्टार्टअप करने के लिए, पार्टनरशिप को डिस्क्लोज करने के लिए बिजनेस का एग्जिस्ट करना कंपलसरी होता है। सेकंड फीचर ये हुई, ठीक है। थर्ड वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब कभी भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, या तो वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आते हैं 50-50%, या वो 1/3 शेयर के लिए आते हैं, तीन पार्टनर है तो 33.33, 33.33, 33.33, इस तरह 1/3, या वो इक्वल शेयर के लिए आते हैं। जनरली स्टूडेंट्स जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करते हैं तो उनके बिटवीन बातचीत होती है किसको लेके, उनके फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेज को लेके, कि कल अगर प्रॉफिट हुए तो उसको किस प्रपोर्शन में बांटा जाएगा और लॉसेज हुए तो किस प्रपोर्शन में, और जो एक तरह से सही भी है कि कल की डेट में फ्यूचर में किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट ना हो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना ये भी आपकी पार्टनरशिप की फीचर है। आफ्टर दैट अनलिमिटेड पार्टनर, एक पार्टनर की नहीं, सभी पार्टनर्स की, वट एवर वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स जनरली जाना पसंद नहीं करते और वो कंपनीज अकाउंट या एलएलपी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये क्या बोलता है स्टूडेंट कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या बोलता है कि पार्टनरशिप अकाउंट में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस कल की डेट में पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉसेस जनरेट होते हैं तो उन लॉसेज के केस में अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सोल आउट करने से भी उन लॉसेज की पेमेंट नहीं कर पाते तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके भी उस लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ सकती है। दैट्स वाई ये एक रिस्की कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद टू और मोर पर्सन, ये तो सबसे बड़ी फीचर है सर। टू और मोर पर्सन, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पर्सन, उन पर्सन को ही पार्टनर्स का नाम दिया जाता है, वो जरूरी होते हैं, क्योंकि 2 से 1 हुआ तो सोल ट्रेड आ जाएगा और 50 क्रॉस हुआ तो कंपनीज अकाउंट आ जाएगी। तो 2 और 50 के बिटवीन अगर आप रहोगे तो पार्टनरशिप, उसको क्रॉस करोगे तो कंपनीज आ जाएगी, उससे नीचे जाओगे तो सोल ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट म्यूचुअल एजेंसी, स्टूडेंट इससे स्टार कर देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोलता है म्यूचुअल एजेंसी हमें क्या बोलती है, म्यूचुअल एजेंसी हमें और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा म्यूचुअल एजेंसी। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टार कर देना, इट मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या कहा जाता है कि आपका एक पार्टनर के थ्रू जो भी बिजनेस को लेके डिसीजन लिए गए होंगे वट एवर वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है, म्यूचुअल एजेंसी जनरली बताती है कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के थ्रू जो भी डिसीजन लिए गए होंगे उन डिसीजन के लिए रिमेनिंग सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू जो भी डिसीजन लिए गए होंगे वट एवर वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसके लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं विकास भारती, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने का कमिटमेंट किया और मैंने आप सभी से इसके चार्जेज ले लिए। कल की डेट में मैं यहाँ से आप सभी के फी को लैक करके भाग जाता हूँ। मेरे साथ पार्टनरशिप फर्म में राम और श्याम 2 और पार्टनर्स हैं। तो कल की डेट में अगर मैं यहाँ से आपके पैसे लेके भागता हूँ और आप सभी उन दोनों पार्टनर से इसका रीजन पूछते हैं या सिलेबस को कंप्लीट करवाने के बारे में बोलते हैं तो
तो वो दोनों ये बात नहीं बोल सकते कि विकास भारती भागा है तो कमिटमेंट उसने तोड़ा तो उसको पकड़ो। इसके लिए वो दोनों पार्टनर जिम्मेवार होंगे और उन दोनों पार्टनर्स को मेरे दो उन दोनों पार्टनर्स को जो कमिटमेंट मैंने किया था उसे पूरा करना पड़ेगा, वट एवर वो दूसरी फैकल्टी अरेंज कराए या वो खुद से पढ़ाए। आप सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट होने किसी भी कंडीशन में करके देना पड़ेगा। यही म्यूचुअल एजेंसी बोलती है कि सभी पार्टनर्स एक दूसरे के थ्रू किए गए पार्टनरशिप फर्म में कमिटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने इसका फीचर का पढ़ ही लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तो बात थी आपकी डेफिनेशन और इसकी फीचर्स की। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड जनरली बेटा ऑप्शनल और कंपल्सरी बेटा पार्टनरशिप डीड को लेके जनरली स्टूडेंट्स में एक हमेशा सस्पेंस बना रहता है, क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपल्सरी है या पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड आपकी ऑप्शनल होती है, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं होता, वो कंपनीज के केस में होता है। कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि कंपनी से रिलेटेड सभी के सभी बातों को, सभी के सभी प्रोविजंस के केस में आपको रिटर्न सेंस दिखानी जरूरी होती है। बट पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। आप पार्टनरशिप डीड अगर बनाते हैं तो सर तो सर अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो सर हम पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों है? पार्टनरशिप डीड को स्टूडेंट्स बनाने के पीछे, तो अब आप पूछेंगे जब पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है तो सर इसको बनाने का क्या फायदा होगा और ना बनाने के क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को। तो स्टूडेंट्स आप पूछेंगे जब पार्टनरशिप डीड सर आपने ऑप्शनल बोलती तो पार्टनरशिप डीड को अगर हम बनाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर हम पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड जनरली पार्टनर्स के थ्रू अपनी खुद की सहूलियत के लिए बनाई जाती है कि कल की डेट में उन दोनों के बिटवीन कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए तो उन डिस्प्यूट को लेकर अगर हमें कोर्ट में रिप्रेजेंट होना पड़ गया तो हम इजीली अपने डिस्प्यूट्स को खत्म करवा सकें, क्योंकि कोर्ट हमेशा बेटा क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स कोर्ट हमेशा प्रूफ मांगता है, और अगर आपने पार्टनरशिप डीड को रिटन सेंस में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप कोर्ट में एक दूसरे को लेकर जा सकते हैं। बट ओरली की गई बातों को कोर्ट कभी भी अप्रूवल बट ओरली की गई बातों को कोर्ट कभी भी स्टूडेंट्स अप्रूवल नहीं देता। दैट्स वाई आपको सोच समझ कर, दैट्स वाई आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डीड मेंटेन कर देते हो जिसका नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनर्स के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है। देखिए, the relation between the partners is governed by mutual agreement known as a partnership deed। पार्टनर्स के थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट से, विदाउट एनी फोर्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, एक दूसरे की सहमति से जो एक एग्रीमेंट अब अब हम पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज गवर्नड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स पार्टनर्स के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो भी आपकी बातें, इट मीन्स पार्टनर्स के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी जो बातें एक डीड बनाकर रिटन सेंस में रिप्रेजेंट की गई है उसे आप क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी के सभी कंटेंट को लिखा जाता है। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बाद अब मैं इसमें पाए जाने वाले कॉन्टेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके मेन कॉन्टेंट्स को लेके। सुनिए, कॉन्टेंट्स में सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर्स। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है,
जब कभी भी आप पार्टनरशिप को स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम तो डिसाइड करना पड़ेगा, लाइक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एएफसी प्राइवेट लिमिटेड, कुछ ना कुछ तो नाम आप रखोगे ना। तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम और आपके पार्टनर्स का नाम, इट मीन्स कौन कौन से पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में शामिल है और उनके होम एड्रेस क्या है और आपकी पार्टनरशिप फर्म का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड, कमिटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इट मीन्स आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कब स्टार्टअप किया था और पार्टनर्स कितने साल के लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन कितने सालों तक चलाने की है। क्या सर इसे बढ़ाया जा सकता है? डेफिनेटली। अगर पार्टनर्स का टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में और उन्हें लगता है कि उन्हें और आगे कैरी ऑन करना चाहिए, पार्टनरशिप अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मैंने बोला ना म्यूचुअल एग्रीमेंट, समझ रहे हैं। आफ्टर दैट, अमाउंट ऑफ द कैपिटल, हर एक पार्टनर को उसके थ्रू लगाए गए कैपिटल को यहाँ पर मेंशन करना होता है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होती है तो उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल रिफंड की जाती है। और रिफंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, या कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगा कर आया था, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। आफ्टर दैट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स, आपको पता है कि स्टूडेंट्स आप, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक और बात आ सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। तो पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उस कैपिटल के ऊपर वो कितनी इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर वो कितनी इंटरेस्ट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिमांड कर रहे हैं। और अगर पार्टनर्स के थ्रू अपनी पर्सनल पर्पज के लिए कुछ बिजनेस से अमाउंट विड्रॉल की गई है, उस विड्रॉन अमाउंट को क्या नाम दिया जाता है, ड्रॉइंग का। उस ड्रॉइंग के ऊपर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उस ड्रॉइंग के ऊपर फर्म किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में रिटर्न सेंस में लिखना होता है कि कोई डिस्प्यूट ना रहे। और भी इसमें काफी, ये तो स्टूडेंट कुछ मेन बातें थी। और क्या आ सकता है, ऑडिटिंग। आप कितने टाइम पीरियड के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने वाले हो, आपके बैंक अकाउंट्स, कि आपके बैंक अकाउंट्स को पार्टनरशिप फर्म के नाम पर किस तरह। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद आप इसमें क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का आप बिजनेस करने लग रहे हो वो भी मेंशन किया जा सकता है। ओके। और क्या हो सकता है कि कल की डेट में अगर पार्टनर्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट हो जाए, उनकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको +2 में भी पढ़ाया था स्टूडेंट, गार्नर वर्सेज मूरे रूल। गार्नर वर्सेज मूरे रूल में क्या था, ये आपका इंग्लैंड का केस था और इसमें हमने क्या पढ़ा था, गार्नर, मूरे एंड विल्किंस, 3 पार्टनर्स थे। विल्किंस अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था और पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के लिए पार्टनर्स का सॉल्वेंट होना जरूरी होता है। तो उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था कि उनके पूरे के पूरे बिजनेस को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और उसकी सारी एसेट्स को बेच के। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मेन कंटेंट जो पार्टनरशिप डीड में पाए जाते हैं वो बातें थी। और तो स्टूडेंट्स, ये आपके पार्टनरशिप डीड में पाए जाने वाले तो स्टूडेंट्स ये आपके पार्टनरशिप डीड में पाए जाने वाले मेन कंटेंट्स थे जिनसे रिलेटेड, जिनके बारे में पार्टनरशिप में जिनके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी को लेके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, उसको क्यों स्टार्टअप किया गया। इससे आगे, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी को लेके।
यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एट लास्ट बात आती है, अगर हमने पार्टनरशिप डेट मेंटेन नहीं करी तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें पार्टनरशिप में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पार्टनर के थ्रू रिमेनिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्टनर के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में पाए जाने वाले स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट और इसमें पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम इस अब स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप डेट स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में पढ़ने के बाद और इसमें पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद मैंने आपसे बात की थी इस स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट और इसके कॉन्टेंट पढ़ने के बाद हमने बात की थी इसको ना बनाने के होने हमने बात की थी स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में पढ़ने के बाद और इसमें पाए जाने वाले कॉन्टेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में हमने पढ़ लिया और इसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सिक्वेंस की। अगर आप पार्टनरशिप डेट को नहीं बनाते तो क्या होगा? पार्टनर्स को अपने थ्रू दी गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेने का राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म से अमाउंट विड्रॉल किया, इट मीन्स ड्रॉइंग, तो फर्म को भी उस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का राइट नहीं है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस। तीसरा, पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल को छोड़कर कुछ भी अमाउंट दी है, कैपिटल को छोड़कर जनरली अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कुछ देते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो? लोन। दूसरा वर्ड क्या होता है? एडवांस। उस एडवांस और लोन के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होती तो वो 20% भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे। बट अब अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो उसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू 6% पर एनम के रेट से उन्हें कंपल्सरी मोड में इंटरेस्ट लेने का राइट है, वट एवर वो एक्सेप्टेबल हो चाहे ना हो उनके थ्रू। उसके बाद अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स ने वर्बली कुछ भी डिसाइड किया हो वो पीएसआर क्या रखा जाएगा? इक्वली, किसी भी मिसहैपनिंग के केस में। अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है तो, और पार्टनर्स को कोई राइट नहीं होता कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट केस करने का और किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू क्रिएट करने का। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डेट हमने पढ़ ली, इसके कंटेंट्स हमने पढ़ लिए। अब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप डेट ना बनाने पर पाए जाने वाले कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, क्या होगा? अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी थी तो उसके ऊपर किसकी डिमांड करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी फर्म। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, उसकी एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई भी डिमांड नहीं की जा सकती पार्टनर के थ्रू। सेकंड कॉन्सिक्वेंस, अगर पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल की थी, जिसको आप क्या नाम देते हो? जिसको आप क्या नाम देते हो स्टूडेंट्स? ड्रॉइंग। उस ड्रॉइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट। सेकंड कॉन्सिक्वेंस स्टूडेंट, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल की थी, उसे आप क्या बोलते हो? ड्रॉइंग। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में उस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेने का राइट नहीं होता। और तीसरा पॉइंट, अगर पार्टनरशिप फर्म में तीसरा कॉन्सिक्वेंस, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होती
तो वो जिस परसेंट से भी इंटरेस्ट की रेट चार्ज करता तो वो उसे मिलता। ये जनरली बेसिकली पार्टनरशिप डीड के स्टूडेंट्स, ये जनरली बेसिकली पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पाए जाने वाले कॉन्सिक्वेंस थे। अब हम बात करेंगे एलएलपी को लेके। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, इसे क्यों मेंटेन किया गया। अब स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, ये एलएलपी का निर्माण क्यों हुआ। तो सुनो, हाइब्रिड, तो सुनो, मिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है आपने, जिसको आप हाइब्रिड अकाउंटिंग भी बोलते हो, जो जनरली मिक्सचर होता था बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का और आपके अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें कुछ फीचर्स तो कैश के मिल गए, कुछ फीचर्स किसकी होगी, आपकी अक्रूवल की। वही बात यहाँ पर लागू होती है। जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, ये मिक्सचर होता है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर निर्माण की गई पार्टनरशिप का और आपकी सिमिलर वही बात स्टूडेंट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर भी लागू होती है। ये जनरली मिक्स्ड बेसिस, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड और मिक्स्ड सिस्टम का पार्ट होता है। इट मीन्स ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कुछ फीचर्स इसमें किसके और सिमिलर यही बातें। अब स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ लिया। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने के बाद अब आप यूं कहोगे एलएलपी का क्या मतलब है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को 2008 में अप्लाई किया गया था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को एप्लीकेबल किया गया था 2008 में। स्टूडेंट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था आपका 2008 में, जिसको एलएलपी एक्ट 2008 में बोलते हो, जो आप लॉ में पढ़ोगे इसके बारे में भी। इसको क्यों लेके आए थे आप, आपने हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें कुछ फीचर्स आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के होते थे और कुछ अक्रूवल की, दोनों का मिला जुला रूप होता था। ये भी आपका हाइब्रिड की तरह होता है। इसमें क्या होता है, ये किस किस का मिक्सचर होता है, एक पार्टनरशिप का और एक आपके इंडियन प्राइवेट कंपनी का, जो इंडिया में, और दूसरा आपकी प्राइवेट कंपनीज का। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को जोड़ दोगे तो उसको जोड़कर क्या बनेगा, एलएलपी। इसमें कुछ फीचर्स आपकी किसकी मिलेगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म। इसमें कुछ फीचर्स किसकी मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म, और कुछ फीचर्स किसकी मिलेगी, आपकी इंडियन जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उनकी, उन दोनों को जोड़ के मिलता है। तो इसकी एलएलपी का निर्माण क्यों हुआ था बेटा, आपकी पार्टनरशिप में जो आपने फीचर्स पढ़े उसकी 3 डीमेरिट्स थे, उन 3 डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए आपने एलएलपी का निर्माण किया। डीमेरिट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको बोला था एक स्टार लगा लो म्यूचुअल एजेंसी में, बोला था ना। म्यूचुअल एजेंसी में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर एक पार्टनर के थ्रू कोई भी कमिटमेंट किया गया है और दूसरे पार्टनर उसको लेके नहीं जानते, और दूसरे पार्टनर उसको लेके बिल्कुल भी म्यूचुअल एजेंसी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक पार्टनर के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में जो भी आपका एग्रीमेंट, स्टूडेंट्स म्यूचुअल एजेंसी पॉइंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक पार्टनर के थ्रू जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वट एवर वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, फेवरेबल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर वो डिसीजन अनफेवरेबल हुए तो रिमेनिंग पार्टनर्स उस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए मना नहीं कर सकते। इट मींस बिना किसी गुनाह के भी उनको उस लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। वही डिमेरिट्स को, तो उसी डिमेरिट्स को खत्म करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एलएलपी एक्ट 2008 आया। एलएलपी एक्ट 2008 क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर ने
इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन लिया है और उसके इंडिपेंडेंट डिसीजन से जो भी फर्म को ऑब्लिगेशन चुकानी पड़ेगी उस ऑब्लिगेशन को फर्म या पार्टनर्स के थ्रू नहीं चुकाया जाएगा, इनफैक्ट उसी पार्टनर के थ्रू पे किया जाएगा जिस पार्टनर के थ्रू वो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है। इट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स इसमें क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेफ निकल जाएंगे। उसी डिमेरिट को खत्म करने के लिए इसको स्टार्टअप किया गया, पहली बात तो। दूसरा, आपने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट। इट मीन्स आप बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो, कल की डेट में कुछ मिसहैपनिंग होगी, आपका तो घर बार भी बिक जाएगा। उस डिमेरिट को खत्म करने के लिए क्या आया, LLP एक्ट 2008। वो बोलता है अगर कल की डेट में पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लॉस हो जाता है तो वो बोलता है कि LLP एक्ट 2008 बोलता है कि कल की डेट में अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो पार्टनर की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी, उसके थ्रू दी गई गारंटी तक। जहां तक कि उसने गारंटी दी थी उस गारंटी तक का लॉस वो बियर करने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट? तीसरा और फाइनल पॉइंट जिसके लिए आपने LLP का निर्माण किया, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप डीड को आपने ओरल और रिटर्न दोनों दिखा दिया। दूसरी बात, आपने उसको ऑप्शनल बना दिया। बट LLP एक्ट 2008 क्या बोलता है, इसके थ्रू जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपलसरी होगी और सेकेंडली वो रिटर्न सेंस में होगी। इट मीन्स LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत जो भी बातें की जाएंगी, इट मीन्स कल की डेट में कुछ भी पार्टनर्स के बिटवीन कुछ भी डिस्प्यूट, इट मीन्स कल की डेट में पार्टनर्स के बिटवीन कोई भी डिस्प्यूट हो जाए या किसी भी बात को लेके कोई भी सेटलमेंट ना बन पाए तो वो कोर्ट में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। इन 3 डिमेरिट्स जो आपने पार्टनरशिप की पढ़ी थी उनको पूरा करने के लिए आपका LLP आया था। अब आप समझ गए होंगे LLP की क्या, अब आप स्टूडेंट समझ चुके होंगे LLP को क्यों गठित किया गया। जो आपकी डिमेरिट्स थी पार्टनरशिप की वो आपकी मेरिट्स है किसकी, LLP की। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस एनी रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या बोलती थी, ओरल और रिटर्न दोनों, बट इसने स्पेसिफिक आपको क्या बोला, रिटर्न सेंस है ये। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दूसरी लाइन पढ़ी है मैंने, क्या बोला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट मींस पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके थ्रू दी गई गारंटी तक ही लिमिटेड होगी, उसके बाद उनको घर बार बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बिटवीन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स, LLP और पार्टनर्स के बिटवीन जो बात हुई है और पार्टनर्स और LLP के बिटवीन जो बात हुई है, उन बातचीत को लेके LLP का निर्माण किया गया है। उन बातचीत को लेके LLP का निर्माण किया है। विच डेटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की LLP को लेके और पार्टनरशिप को लेके क्या ड्यूटीज बनती है, एंड देयर राइट एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर्स के एक दूसरे को लेकर क्या राइट्स बनते हैं, क्या ड्यूटीज बनती है, और पार्टनर्स के आपकी LLP को लेके क्या ऑब्लिगेशन और क्या ड्यूटीज बनती हैं। उन सभी बातों को जब आप रिटर्न सेंस में लिख देते हैं, इट मीन्स कल की डेट में आप कोर्ट में भी रिप्रेजेंट हो सके और एक दूसरे के अगेंस्ट भी केस कर सके, उसके लिए LLP का निर्माण किया गया। समझ गए स्टूडेंट? 3 बातों को याद रखना, जो 3 डिमेरिट्स किसकी हैं पार्टनरशिप की, वो आपकी मेरिट्स है किसकी, आपकी LLP की, और वही इसकी फीचर भी है। क्लियर है? अब हम ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इनके डिफरेंसेस को लेके, पार्टनरशिप और LLP। मोस्ट ऑफ टाइम्स आपके लॉ में ये पॉइंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंटेंसी तो आपको पता है, अकाउंटेंसी में तो स्टूडेंट आपको पता है इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आना है पार्टनरशिप का, बट लॉ में मोस्ट ऑफ आपका 3 से 4 नंबर में ये डिफरेंसेस कवर अप कर लिए जाते हैं। देन हम इनको पढ़ते हैं। पहली बात, की एलिमेंट्स में पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल लॉ। आपको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू आपने किसका निर्माण किया, पार्टनरशिप का। समझ रहे हैं? मैंने बोला था पहले ये किसके अंडर आता था, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। उसके वर्क लोड को कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए आपने इसको अलग कर दिया था, और 1 अक्टूबर 1932 को आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लॉन्च किया था। LLP किसके अंडर आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर इसको अप्लाई किया, इसको एप्लीकेबल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है बेटा रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड
जो आपने बनाई थी, जो रिटर्न सेंस थी, किसकी पार्टनरशिप, जो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर ने सेट की थी, ठीक है, वो ऑप्शनल थी, वो और वो ऑप्शनल थी। इट मीन्स पार्टनर चाहे तो उसको बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। बट बेटा एलएलपी क्या होते हैं, कंपलसरी, क्योंकि आपको बताया मैंने कि आपके पार्टनर्स के बिटवीन हर एक पार्टनर के इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन को उसकी कहते हैं उसकी पार्टनर्स उसकी अनदर पार्टनर्स को लेके और पार्टनरशिप उसके अनदर पार्टनर्स को लेके और एलएलपी को लेके क्या ऑब्लिगेशन बनती हैं वो रिटर्न सेंस में लिखी होती हैं। दैट्स व्हाई ये क्या होती है, कंपलसरी। तीसरा पॉइंट, क्रिएशन। इसको क्रिएट किया जाता है एग्रीमेंट्स के थ्रू। मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एग्रीमेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो पार्टनरशिप होता है, बट उसे लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। बट एलएलपी को लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। जैसे आपकी कंपनी को क्रिएट किया गया ना, कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले 1956 था, इसको भी आपके लॉ के थ्रू। और जब कभी भी आप कोई लॉ के बारे में बात करते हो, किसी एक्ट के बारे में बात करते हो, वो पहले पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट में उसको लेके डिबेट होती है। आफ्टर दैट जब उसको लेके सभी की सभी पार्टियों की 51% अप्रूवल आ जाती है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। और ये भी उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है, क्रिएटेड विद लॉ। फिर बोलता है स्टूडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स आपके पार्टनर्स को या इट मीन्स आपके मेंबर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग किया जा सकता है, नहीं, नो। पार्टनरशिप फर्म किसके थ्रू बनी है, पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगी, वो कैसे क्रिएट करेगी अपने आप को। अगर पार्टनर्स ही नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फर्म का कोई अस्तित्व नहीं बनता। इसको पार्टनर से अलग नहीं किया जा सकता। उसको किया जा सकता है, वो खुद के नाम पर एसेट्स को खरीदती है, खुद के नाम पर अपना वो जस्ट उसको। और बट स्टूडेंट आप एलएलपी के अंतर्गत क्या कर सकते हो अपने। बट स्टूडेंट एलएलपी के केस में ये बात लागू नहीं होती। एलएलपी क्या बोलती है कि वो खुद के नाम पर अपने क्योंकि एलएलपी में स्टूडेंट मैंने क्या बताया, कंपनीज की भी, प्राइवेट कंपनी की सारी बातें फॉलो होती है। और आप कंपनीज के केस में क्या पढ़ते हो, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है, खुद के नाम पर एसेट्स भी खरीद सकते हैं और खुद के नाम पर ही बिजनेस को चला सकती है। जस्ट लाइक एलएलपी भी खुद के नाम पर एसेट्स को खरीद सकती है और अपने बिजनेस को चला भी सकती है। तो यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कितने बोले, 2, क्योंकि एक होगा तो क्या बन जाएगा, सोल ट्रेड, और 51 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंपनीज अकाउंट। मैक्सिमम कितने हैं स्टूडेंट्स, 50। वहां पर कितना होता है आपका, मिनिमम 2, मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कंपनी जागी ना, प्राइवेट कंपनी में तो आपको पता है कितने ही मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद ओनरशिप ऑफ एसेट्स, फर्म की एसेट्स, फर्म का एसेट्स के ऊपर कोई भी होल्ड नहीं होता, क्योंकि वो पार्टनर्स के नाम पे खरीदे जाते हैं। वहां पर एलएलपी का होल्ड होता है, क्योंकि वो खुद के नाम पर एसेट्स को खरीदती है। आफ्टर दैट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। यहाँ पे क्या था, अनलिमिटेड। मैंने बोला ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि कल की डेट में अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके उस लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट वहाँ पे क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक्सटेंड टू गारंटी, जितने तक की उसने गारंटी दी थी कि मैं इस ऑब्लिगेशन को चुकाऊंगा, वहां तक बनती है। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल, जब पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। और वो जब वर्किंग कंसर्न के लिए जाता है तो वो क्या कहलाता है, एजेंट। ये बोलता है पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म के एजेंट होते हैं, क्योंकि फर्म के लिए काम करते हैं। और रिमेनिंग पार्टनर्स, जब वो रिमेनिंग पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई डील करने के लिए जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है, तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, एजेंट। और जब वो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब रिमेनिंग पार्टनर्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो, और
स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ओनर बन जाते हैं, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और जब वो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए एज ए एजेंट काम करने के लिए जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म के भी एजेंट होते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को भी वो फॉलो करते हैं, उनकी ऑर्डर्स को भी वो फॉलो करते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के भी एजेंट होते हैं। दो मिनट दे दो भाई। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपके, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स क्या होते हैं, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का तो एजेंट होगा, उसके लिए तो काम करेगा ही करेगा, दूसरे पार्टनर्स को भी वो क्या करता है, जनरली रिपोर्टिंग करता है। तो वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर्स का एजेंट भी होता है। एलएलपी के केस में हर पार्टनर इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है और इंडिपेंडेंट मैनर में अपने खुद के डिसीजन के लिए जिम्मेवार भी होता है। डेट्स वाई वो एलएलपी के लिए तो वो आपका एजेंट होगा, बट रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए वो एजेंट नहीं होता। ये आपके डिफरेंसेस थे पार्टनरशिप और आपके एलएलपी के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे किसको लेके, आपके अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए।